फ्रेंड्स एंड फेलोज, क्राइम पेट्रोल के जिस एपिसोड की आज मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। ऑब्वियसली इसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वो थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको ईजीली समझ भी आ जाए, और इसके बावजूद कि आप तमाम स्टोरी अच्छे से समझ चुके हों, आप में तजस्सुस का आंसर मौजूद हो कि मैंने ये एपिसोड फुल देखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। दरअसल ये केस स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के एक कांस्टेबल को अपने बेटे के फ़ोन में एक वाहियात किस्म की मूवी मिलती है। एक्चुअल कंटेंट होता है वो, और एक लड़की का रेप हो रहा होता है, और उसको ये देख के लगता है कि ये कोई आम पॉर्न मूवी नहीं है, बल्कि ये एक वाकई सीरियस का रेप हुआ है। और वो इस चीज़ पे अपने बेटे की अच्छी खासी पूछ-गुछ करता है, उसकी अच्छी खासी ठुकाई करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं तुम्हारी परवरिश की कि तुम इस तरह के क्राइम्स को देखकर अपना एंटरटेनमेंट करो। वो उससे अच्छी तरह से पूछता है कि तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आई। तो जिस नंबर से उसको ये वीडियो फॉरवर्ड की गई होती है, वो उस लड़के से भी मिलता है और पता चलता है कि उन्हें बाबू डीवीडी नाम के एक शॉप से, जिसका ऑनर बाबू होता है, वहाँ से उनको ये मूवी मिली होती। बाबू डीवीडी वाले से ब्लू मूवी मिलने का जो सीन है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्माया गया है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बताया गया है कि किस तरह से कांस्टेबल का बेटा जो है, जो कि तकरीबन 16 साल का है, वो बाबू डीवीडी वाले की शॉप पे जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी को वो कोई मूवी देता है, और जिसका एक मूवी का वो 50 रुपीज़ लेता है डाउनलोड करके देने का। तो वो जब उससे पूछता है तो बाबू किस तरह से उसको स्टिमुलेट करता है और किस तरह से उसको इंसाइट करता है कि नहीं, तुम तो अभी बच्चे हो और तुम्हारे लिए ये मूवी नहीं है, ये वो। और जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको अगर कोई बच्चा कहते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो वो भी यही फ़ील करता है और वो उसको अपना पेन ड्राइव देता है और उसको कहता है, ये लो पैसे, ये लो पेन ड्राइव और मुझे इसमें वीडियो। उसके बाद से इन दोस्तों में, मतलब कांस्टेबल का बेटा और आगे से उसका दोस्त, इनमें इस तरह की मूवीज़ का जो तबादला है वो होना शुरू हो जाता है। ये कांस्टेबल, जिसका नाम हसन होता है, ये अपनी फ़र्ज़ शनासी को सामने रखते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, अपने पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जाके बात करता है कि इस तरह से ये वीडियो मुझे अपने बेटे के फ़ोन में से मिली है। तो ये इस तरह का कंटेंट है, लड़की के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप हो रहा है, इंडियन लड़की है, और विक्टिम का चेहरा तो नज़र आ रहा है, लेकिन एक्यूज़ जो है वो क्लियरली सामने नहीं आ रहा। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता कि वो किस तरह से इस क्राइम को सॉल्व करे और सच्ची तक पहुँचे, और उनको ये भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया हो। वो इर्द-गिर्द हर तरफ पता करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई रेप केस या कोई मिसिंग गर्ल की कोई कंप्लेन हो, लेकिन उनको कोई क्लू नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद वो लोग हिम्मत नहीं हारते और अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। इस सब में उस कांस्टेबल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है। वो कहता है इस तरह के क्राइम्स नहीं होने चाहिए और मैं तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और इसकी क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे के मोबाइल में से ये वीडियो मिली है तो आई विल टेक द रिस्क। तो इस तरह से उस कांस्टेबल के नाम से कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जाती है। क्योंकि ये बहुत ही क्लूलेस किस्म का क्राइम होता है, तो इस तक पहुंचना ज़ाहिरी बात है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस अपनी कोशिश में कतई कमी नहीं करती। दूसरी और एक और स्टोरी चलती है। ये एक गांव की स्टोरी है। यहाँ पे एक बंदा है जिसकी दो बेटियां हैं, बहुत गरीब फैमिली है। एक बच्ची का नाम रश्मि है जिसने ग्रेजुएशन किया है, और दूसरी लड़की जो है उसका नाम पूजा है। तो बाप बहुत गरीब है, इसके बावजूद अपनी बच्चियों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक दिन उसकी बड़ी बेटी रश्मि जो है वो बहुत बुरी हालत में घर में आती है। तो देखता है, तो पूछता है कि आपको क्या हुआ है? वो कहती है मैं साइकिल पे से गिर गई हूँ, इसलिए मेरे कपड़े वगैरह जो है वो गंदे हो गए हैं। पूजा को काफ़ी बुखार चढ़ा होता है, मतलब रश्मि की छोटी बहन को। वो अपनी बहन को पूछताछ करती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। उसकी बहन भी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसे भी वो सेम ही आंसर करती है, और काफ़ी कंपोज्ड लग रही होती है वो ये जवाब देते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं दरअसल साइकिल पे से गिर गई थी, इसलिए मेरे कपड़े वगैरह डर्टी हो गए हैं।
इसी बीच में नरेटर यानी कि हम सबके फेवरेट अनूप सोनी ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से 99.9% लड़कियां रेप विक्टिम होती हैं, लेकिन कभी कभी डर की वजह से, कभी एम्बैरेसमेंट की वजह से और कभी कभी सोशल प्रेशर की वजह से चुप रहती हैं और रिपोर्ट ही नहीं करवाती। रश्मि थोड़ी थोड़ी सी गुमसुम और कुछ अटपटी सी दिखाई दे रही होती है। इसी बीच में पूजा ये डिसाइड कर लेती है कि उसे अब कॉलेज नहीं जाना और फर्दर नहीं पढ़ना, इसलिए रश्मि और उसके फादर उसके लिए स्ट्रगल नहीं करें, बल्कि रश्मि शादी करके अपने घर जाए। इस पे उनके फादर जो हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं तुम लोग खुद को बहुत बड़ा समझने लग गई हो, मैंने बहुत ही स्ट्रगल की है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, मगर अब तुम लोगों का ये रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। शंभू नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। शंभू दरअसल रश्मि का मंगेतर होता है। इसके साथ रश्मि की एंगेजमेंट इसके फादर ने करवाई होती है। शंभू एक कंपैरेटिवली बेहतर फैमिली से होता है, मगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो आके कहता है कि मेरी जल्द से जल्द रश्मि से शादी करवा दें, शादी होगी तभी पूजा की भी शादी होगी। वैसे भी पूजा के लिए कोई लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो सांवली है, खूबसूरत नहीं है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी रश्मि की तो शादी करें ताकि पूजा का भी मे भी कोई रिश्ता आ जाए। रश्मि जो है वो अपने फादर से कहती है कि मुझे शंभू से शादी नहीं करनी है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और शंभू जो है उसने सिर्फ मैट्रिक ही किया हुआ है और इसके अलावा वो बातचीत में भी कोई समझदार नहीं है, बहुत ही अजीब सा लड़का है, तो मुझे उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। रश्मि के फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं और दलील देते हैं कि देखो शंभू एक बड़ा घर बना रहा है तुम्हारे लिए और तुम ज़रा बेहतर ज़िंदगी गुजारोगे, लेकिन वो एम्फैटिकली नो कह देती है। पुलिस डिसाइड करती है कि बाबू डीवीडी के ओनर यानी कि बाबू को उठाया जाए। पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है और बाबू डीवीडी वाले से बातचीत करके उसको ब्लूप्रिंट मूवीज़ की तरफ लाकर जैसे ही पकड़ने की कोशिश करती है, तो बाबू तो बहुत ही फास्ट निकलता है। सारी पुलिस एक तरफ और बाबू साहब एक तरफ, वो वहाँ से यूं भागते हैं जैसे गधे के सर पे से सींग, तो वो तमाम पुलिस को चकमा दे के भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब पुलिस को समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या क्लू ढूंढें। इसी दौरान में कांस्टेबल और बाकी जो अमला होता है वो बहुत ही कीनली वीडियोस देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको बाबू तो भाग जाता है लेकिन बाबू के पास से बहुत सारी इस तरह की रेप वीडियोस और ब्लूप्रिंट फिल्म्स मिलती हैं। जब वो उनको कीनली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें से कुछ तो उनको फेक भी लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको ये लग रहा होता है कि ये सारी ओरिजिनल हैं। तो उनमें से एक जगह पर उनको एक छोटा सा क्लू मिलता है जहाँ जिस क्लू की वजह से वो एक लड़की चांदनी और के पास पहुँचते हैं जो रेप की जा रही होती है किसी मूवी में। जब वो चांदनी तक पहुँचते हैं तो वो बताती है कि इस तरह से मैं तो फ़लाँ प्रोड्यूसर, ये फ़ेक है और जस्ट जैसे फ़िल्मों में होता है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उस डायरेक्टर को भी पकड़ते हैं जिसने ये डायरेक्ट की होती है मूवी, वो भी कहता है ये फ़ेक है और मैं बाबू के कहने पे इस तरह की फ़ेक मूवीज़ बनाता था जिन्हें वो ओरिजिनल कह के महंगे दामों में आगे लोगों में फ़रोख्त करता था। पुलिस के जो आला हकाम होते हैं वो कहते हैं कि इतना टाइम हो गया है इस केस में, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, और उनमें से एक वीडियो तो फेक भी साबित हो गया है क्योंकि चांदनी और वो डायरेक्टर दोनों ही ये स्टेटमेंट दे चुके होते हैं कि ये फेक वीडियो है। इसी दौरान में एक और क्लू उनके हाथ में आता है। एक रेप जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे एक तो उनको मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, दूसरा एक ट्रैक्टर नज़र आता है, कंपनी का नाम मोनोग्राम लिखा होता है। वो पढ़ लेते हैं, वो फिर उस मोनोग्राम से पता करते हैं कि ये कहाँ कहाँ ट्रैक्टर्स कंपनी ने दिए हैं, तो वहाँ से फिर उनको थोड़े थोड़े क्लूज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पुलिस ये लेती है कि वो डायरेक्टर जो ब्लूप्रिंट्स फिल्माता होता है बाबू के कहने पर, उसके ज़रिए वो बाबू को ट्रैप करके पकड़ लेते हैं और उसके बाद बाबू की ना सिर्फ कि बहुत अच्छे से ठुकाई होती है बल्कि उससे बहुत ही अच्छे तरीके की तफ्तीश भी होती है, जिसमें बाबू बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो रिवील करता है। जैसे कि वो बताता है कि उनकी भी मार्केट है और वो बताता है कि उसको इस लड़की के बारे में जो रेप हो रही है विक्टिम, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसको ये मूवी बस मिली थी और जिसने भेजी थी फिर वो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताता है। वो कहता है कि उसका सिर्फ उससे फ़ोन पे ही कांटेक्ट था और वो फ़ोन पे ही मूवीज़ मंगवाता था और पैसे सेंड कर देता था। इस तरह से पुलिस को एक छोटी सी मज़ीद कामयाबी मिलती है। दूसरी तरफ रश्मि वगैरह की फैमिली में एक और प्रॉब्लम आ खड़ी होती है। दरअसल उनके गांव का जो सरपंच होता है
सरपंच जो होता है वो और उसका बेटा उनके घर आता है और उनको कहता है कि आप लोगों ने हमारे पैसे देने हैं, जल्द से जल्द हमारे पैसे चुकाएं वरना हम आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। जिसमें रश्मि की काफ़ी मुँहमारी हो जाती है सरपंच के बेटे के साथ और काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ये सीन होता है कि रश्मि की छोटी बहन पूजा वो एक लड़के से बातचीत करती है और वो लड़का उसको बताता है कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि रश्मि के ऊपर सरपंच के लड़के ने वार किया था, अटैक किया था, असॉल्ट किया था। इसके बाद पूजा जो है वो रश्मि से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। रश्मि कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ मोंटी नाम होता है सरपंच के बेटे का, कि उसने सिर्फ मुझे थ्रेट किया था और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि आज उसने थ्रेट किया था, कल को वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तो तुम जल्द से जल्द शादी करो और अपने घर की तरफ जाओ और तुम्हें बाबा को भी बताना चाहिए। वो कहती है उन्हें बता के परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बता देती है अपने फादर को और उसके बाद उसका बाप भी उससे पूछताछ करता है और वो यही कहती है कि मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मोंटी ने मुझे थोड़ा बहुत धमकाया है और कुछ भी नहीं। फाइनली ट्रैक्टर वाले क्लू में सर्च करते करते पुलिस पहुंच जाती है कि ये इवेंट जो है, जो रेप का इवेंट हुआ है, ये बिहार में हुआ है। इसके अलावा बाबू को जिस शख्स ने वीडियो सेंड की होती है वो भूषण होता है, यानी कि वही जिससे पूजा फ़ोन पे बात कर रही होती है, तो वो भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस फौरी तौर पे बिहार की तरफ निकल पड़ती है। जब बिहार में वो पहुंचते हैं और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से मिलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले इंस्पेक्टर जो चीज़ नोटिस करता है वो मंदिर की घंटियाँ करता है और उसे पूछता है दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर से कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बताता है कि यहाँ पे पास ही एक मंदिर है जहाँ पे सुबह शाम जब पूजा होती है तो आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा वो खेत में उस ट्रैक्टर को भी ढूंढ लेते हैं और उनको पता चलता है कि ये ट्रैक्टर जो है ये दरअसल शंभू की मलकियत है और वो खेत भी शंभू का ही होता है। पुलिस तफ्तीश करती है कि क्या शंभू को पता है कि उसके खेत में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो इनकार करता है, उसको इस बारे में कुछ इल्म नहीं होता। अब अलीगढ़ की पुलिस वहाँ की पुलिस को लड़की की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि ये लड़की आपकी देखी वाली है, तो वो बताते हैं कि ये तो इसी गांव की लड़की है। इस तरह से उन्हें पता चलता है कि ये लड़की रश्मि है। फिर वो रश्मि और उसके घर वालों की ऊपर थोड़ी नज़र रखते हैं। फिर पुलिस एक दिन रश्मि से बातचीत करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ और क्या मोंटी है वो जिसने उसके साथ रेप किया, तो वो बताती है नहीं, ये मोंटी नहीं है। इसके बाद रश्मि घर आती है और अपने फादर से और अपनी बहन से बातचीत करती है और वो कहती है कि हमारी सबसे बड़ी मेरी गलती ये है कि मैं चुप हूँ और हम लोग चुप हैं इसलिए हमारे साथ इस तरह से गलत हुआ है, लेकिन अब हम ज़्यादा चुप नहीं रहेंगे। वो पुलिस के पास आती हैं और पुलिस को बताती हैं कि हमें कंप्लेन करनी है और पूजा का और रश्मि का दरअसल रेप हुआ होता है, लेकिन रेप मोंटी ने नहीं बल्कि मोंटी के छोटे भाई प्रताप चौधरी या प्रतीप चौधरी शायद उसका नाम होता है, उसने किया होता है। भूषण का कत्ल हो चुका होता है लेकिन इस कत्ल में इन दोनों लड़कियों का कोई हाथ नहीं होता। पुलिस जब मोंटी और प्रताप तक पहुंचती है तो उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि हाँ, इस तरह से मोंटी के छोटे भाई ने पूजा का और रेप किया और शायद रश्मि का भी रेप उसी ने किया। मोंटी ने सिर्फ उसको हरास ही किया होता है। और वो बताते हैं कि भूषण का कत्ल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भूषण ने किसी तरीके से उनकी वीडियो बना ली थी और उसके बाद वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था और भूषण ही वो शख्स था जो उस रेप की वीडियो आगे बाबू को बेचता है। पुलिस का शुक्रिया अदा करती हैं दोनों लड़कियां, लेकिन पुलिस कहती है कि दरअसल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस केस में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये लगी कि उस कांस्टेबल ने इतने अच्छे तरीके से इस सोशल इशू को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस पे स्टैंड लिया और अगर वो स्टैंड नहीं लेता तो शायद ये क्राइम रुकता ना। तो आप भी इर्द गिर्द जहाँ पे भी कोई भी क्राइम देखें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।